आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। दीनदयाल वर्मा पार्क में एक पेड़ के नीचे उदास बैठे हुए थे कि तभी उनके मित्र हरिनाथ वर्मा उनके पास आकर बैठ गए। अपने दोस्त को ऐसे उदास ख्यालों में देखकर वो ज़्यादा देर तक चुप बैठ नहीं सके और उनकी उदासी का कारण पूछने लगे। अरे यार क्या बताऊं, कुछ समझ नहीं आ रहा। हुआ क्या है बताओ तो, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। अरे यार मुझे आर्यन की बहुत चिंता हो रही है। वो जब से अपने दोस्तों के साथ ट्रैकिंग से लौटा है तब से कुछ बदल सा गया है। ना बाहर निकलता है, ना किसी से मिलता है और ना ही किसी से बात करता है। हर वक्त बस डरा सहमा सा रहता है और खुद को लगभग एक कमरे में बंद कर लिया है। बहुत कहने पर बस खाने के लिए ही कमरे से बाहर आता है और वो भी खाना लेकर कमरे में भाग जाता है। आधी रात को अचानक से उठकर बैठता और जोर जोर से चिल्लाने लगता। हम लोग भी पास जाने की कोशिश करते हैं पर हमसे भी डर कर कभी पर्दे के पीछे तो कभी बेड के नीचे छुप जाता है और वहां से जाने के लिए चिल्लाने लगता है। समझ नहीं आता कि आखिर उसे हो क्या गया है। तुमने किसी डॉक्टर को दिखाया उसे? दिखाऊं कैसे जब भी वो किसी को अपने पास आने ही नहीं देता। तुम अभी चलो मेरे साथ। कहाँ? पहले चलो तो मैं रास्ते में बताता हूँ। मेरे एक अच्छे दोस्त हैं और वो डॉक्टर है, वो पक्का तुम्हारी मदद करेंगे। कहते हुए दोनों दोस्त एक मनोचिकित्सक के पास जाते हैं और उन्हें आर्यन के बारे में पूरी बात बताते हैं। आपकी पूरी बातें सुनी मैंने। मुझे लगता है कि आर्यन के साथ वहाँ ट्रैकिंग पर कुछ दुर्घटना हुई है। कुछ ऐसी घटना जिससे उसके दिमाग पर बहुत गहरा सदमा पहुंचा है। हमें पहले पता करना होगा कि उसके साथ आखिर हुआ क्या था, तभी आगे कुछ हो सकता है। डॉक्टर, लेकिन वो इस हालत में नहीं है कि वो किसी को कुछ भी बता सके। ये सब आप मुझ पर छोड़ दीजिए। हम डॉक्टर्स के पास कई तरीके होते हैं जिनसे हम पता लगा सकते हैं। आप अपने घर का एड्रेस दे दीजिए, मैं कल शाम को आपके घर पर आकर आपके बेटे को देख लूँगा। शाम के करीब 6 बज रहे थे। दीनदयाल अपनी पत्नी के साथ डॉक्टर का इंतज़ार कर रहे थे। थोड़ी ही देर में डॉक्टर हरिनाथ के साथ उनके घर आ गए और सीधे आर्यन से मिलने के लिए बोले। दीनदयाल उन्हें आर्यन के कमरे में ले जाने लगे, लेकिन हमेशा की तरह ही आर्यन पर्दे के पीछे छिप गया और उन्हें कमरे से बाहर जाने के लिए बोलने लगा। जब वो बाहर नहीं गया तो वो अपने कमरे की चीज़ों को उनके ऊपर फेंकने लगा। उसकी ऐसी हालत देख दीनदयाल बहुत घबरा गए, लेकिन डॉक्टर ने उन्हें शांत रहने के लिए कहा और दोनों को ही बाहर रुकने को बोलकर अंदर चले गए। आर्यन, आर्यन देखो देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। एक चमकने वाली चीज को दिखाते हुए वो धीरे धीरे उसके करीब गए। ये चाहिए तुम्हें? आओ मेरे पास आकर बैठो। उस चमकती हुई चीज को देखकर वो शांत हुआ और पास में आकर बैठ गया। डॉक्टर ने उसे वो चमकती हुई चीज दे दी और वो उसे ध्यान से देखने लगा। आर्यन देखो मेरे पास क्या है। एक पेंडेंट को दिखाते हुए वो बोले। अब तुम आराम से टेक लगाकर बैठ जाओ और इसे ध्यान से देखो। कहते हुए वो उस पेंडेंट को उसकी आंखों के सामने से हिलाने लगे। उसे देखते ही देखते उसकी आंखें भारी होने लगी और फिर बंद हो गई और फिर वो जैसे नींद में चला गया। डॉक्टर साहब ये इसे क्या हो गया? दीनदयाल के पूछने पर डॉक्टर ने उन्हें चुप रहने का इशारा किया और बैठने को बोले। घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैंने इसे हिप्नोटाइज किया है। आप लोग बस शांत होकर बैठ जाइए। आर्यन बताओ
बताओ मुझे क्या हुआ था उस दिन तुम्हारे साथ ट्रैकिंग पर जब तुम लोग गए थे, सब कुछ खुलकर बताना। जिसके बाद आर्यन ने बताना शुरू किया। ट्रैकिंग पर जाने के ख्याल से ही हम सभी दोस्त बहुत खुश थे। मैं भी बहुत खुश था क्योंकि पहली बार ट्रैकिंग पर दोस्तों के साथ जा रहा था। सभी ज़रूरी सामान लेकर हम लोग निकल पड़े। पूरा दिन ट्रैकिंग करने के बाद रात होने की वजह से हमने एक सही जगह देखकर वहीं पर रात गुजारने का तय किया और कैंप लगा लिया। थके होने की वजह से सभी खाना खाकर जैसे ही लेटे कि सबकी आंख लग गई। रात को किसी की चीख सुनकर मेरी नींद अचानक से खुल गई, लेकिन सब तो चैन की नींद सो रहे थे, तो फिर ये आवाज़ आई कहाँ से? यही सोचकर मैं टेंट से बाहर निकल गया। मैंने इधर उधर देखा और जब मुझे कोई भी नहीं दिखा तो मैं वापस टेंट में लौटने लगा, लेकिन तभी मुझे एक साया सा दिखा। कौन है? कौन है? कहता हुआ मैं उसके पीछे पीछे पता नहीं क्यों और कैसे चला गया, और कुछ दूर जाने पर वो साया मेरी आंखों से ओझल हो गया। मैं वापस लौटने के लिए पलटा, लेकिन ये देखकर हैरान हो गया कि मैं एक जंगल के बीचों बीच खड़ा था। मुझे बहुत डर लगने लगा था और मैं अपने दोस्तों के पास जाने के लिए इधर उधर दौड़ने लगा, लेकिन मैं लौटकर फिर उसी जगह पर आज खड़ा होता। दौड़ते दौड़ते मैं थककर चूर हो गया था और डर से मेरी सांसें बहुत तेज हो चुकी थी। रुआंसा सा मैं एक पेड़ के नीचे बैठ गया कि तभी मुझे किसी और के रोने की आवाज़ सुनाई दी। मैं उठा और आहिस्ता आहिस्ता उस आवाज़ की दिशा में चलने लगा कि तभी मुझे एक झोपड़ी दिखाई दी। शायद वहाँ कोई होगा और वो मुझे इस जंगल से निकलने में मदद करेगा। यही सोचकर मैं उस झोपड़ी के अंदर कोई है? कोई है? कहता हुआ अंदर चला गया। जैसे ही मैंने उस झोपड़ी के अंदर कदम रखा, सैकड़ों चमगादड़ों ने एक साथ मुझ पर जैसे हमला ही कर दिया। मैं जोर जोर से चिल्लाने लगा और किसी तरह वहां से बचकर निकला तो सामने एक बहुत बड़ा सांप फन फैलाए खड़ा हुआ था। वो मेरी तरफ बढ़ा कि तभी एक लड़की ने उस सांप को पकड़कर उठा लिया और उसे दूर फेंक दिया। मैं हैरान हो गया और उसकी तरफ देखता रह गया। आप क्या यहीं खड़ी खड़ी देखते रहोगे? चलो, यहाँ बहुत खतरा है। मुझे अपनी ओर एकटक निहारती हुई वो बोली। मैंने हाँ में अपना सिर हिलाया और उसके साथ भाग लिया। हम दोनों भागते भागते बहुत थक गए और फिर एक पेड़ के नीचे बैठ गए। तुम यहाँ इस जंगल में कैसे आए और यहाँ बीचों बीच क्या कर रहे हो? मैं अपने दोस्तों के साथ ट्रैकिंग करने आया था और पता नहीं कैसे रास्ता भटक कर यहाँ आ गया। और तुम यहाँ कैसे? मैं भी यहाँ अपने दोस्तों के साथ आई थी और सभी एक दूसरे से अलग हो गए। ओह, हमारी मंजिल एक ही है। चलो साथ मिलकर रास्ता ढूंढते हैं। भागो जल्दी यहाँ से। कहते हुए वो मेरा हाथ पकड़ी और वहाँ से भागने का इशारा किया। पहले तो मुझे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन पीछे देखा तो कुछ अजीब से जानवर हमारे पीछे पड़े हुए थे। थोड़ी दूर भागने के बाद हम दोनों अचानक से एक गड्ढे में गिर पड़े। उसने मुझसे कहा, हमें किसी तरह इस गड्ढे से निकलना होगा वरना मारे जाएंगे। बहुत मुश्किल से हम दोनों उस गड्ढे से निकले और तभी हमें कुछ चमकती हुई आंखें दिखाई दी। वो मुझे लेकर फिर तेजी से भागने लगी। भागते भागते हम एक नदी के पुल पर पहुंच गए। पुल पर पहुंचते ही उसने मुझसे कहा, जल्दी से इस पुल को पार कर लो वरना यहीं फंस कर रह जाओगे। वो बार बार पता नहीं क्यों
पीछे देखती जा रहे थे और मुझे बस आगे जाने को कह रहे थे। अचानक से एक आंधी जैसी हमारी ओर पड़ने लगी और उसने मुझे जोर से धक्का देकर पुल के दूसरी तरफ गिरा दिया। और गिरने के बाद मैं जब खुद को संभालते हुए उठा और पलट कर देखा तो वो लड़की मुझे लहूलुहान वहीं पर खड़ी हाथ हिलाते हुए दिखे। मैंने उसे जल्दी से अपनी ओर आने को कहा, लेकिन वो रोने लगी। मैं नहीं आ सकती। काश तुम्हारी तरह मुझे भी उस दिन कोई मिल गया होता तो आज मैं तुम्हारी तरह जिंदा होती। इस खौफनाक जंगल में हमेशा के लिए फंस कर नहीं रह जाती। रोते हुए कह रहे थे कि तभी कुछ आकृतियां उसके पीछे उभरने लगी और उसे जंगल के अंधेरे में उसे खींचते हुए अदृश्य हो गई। मैं अबाक सा बस खड़ा देखता रह गया और मन में सोचने लगा कि इतनी देर से जो मेरे साथ थी, जिसने मेरी मदद की, वो इंसान नहीं होकर बस एक आत्मा थी। और यही सोचते सोचते मैं वहीं पर पड़ा बेहोश हो गया। सुबह कैंप वालों को जब मैं नहीं दिखा तो वो मुझे ढूंढने बाहर निकले और बेहोशी की हालत में मैं उन्हें मिला। कितनी भयानक और डरावनी घटना घटी मेरे बेटे के साथ, और इस सदमे से इसे कितना बदल दिया है। जी, इस घटना ने आर्यन के दिमाग की स्थिति पर बहुत प्रहार किया है और उसकी इसी वजह से यह हालत हुई है। डॉक्टर साहब, मेरा बेटा ठीक कैसे होगा? इस पर डॉक्टर ने एक लंबी सांस भरी और फिर कहा, देखिए, पहली बात तो कि मैं इन चीज़ों को कभी मानता नहीं हूँ। ये भूत प्रेत, आत्माएं, आकृतियाँ, ये सब मैं मानता नहीं। और दूसरा, मुझे हैरानी इस बात की है कि हिप्नोटाइज होने के बाद कोई भी इंसान झूठ नहीं बोल सकता है। इसका मतलब साफ है कि आर्यन झूठ नहीं बोल रहा है, वो सच बोल रहा है। तो फिर अब क्या होगा डॉक्टर साहब? मैं एक बार कोशिश कर सकता हूँ। आर्यन, तुम्हें मेरी आवाज़ आ रही है? मुझे सुन रहे हो? हाँ, धीमे से कहता हुआ आर्यन अभी भी सम्मोहन के वश में ही था। जिसके बाद डॉक्टर साहब ने उसे अपनी ही एक कहानी उसके दिमाग में बैठाने को कहा, जिसके बाद उन्होंने बोलना शुरू किया। आर्यन, ध्यान करो, तुम और वो लड़की दोनों एक साथ पुल पर पहुंचे और पीछे से कोई आता दिखा तो तुम दोनों ही तेजी से भाग निकले। लेकिन तभी उस लड़की का पैर मुड़ गया और वो नीचे जा गिरी और फिर वो तुम्हें वहां से जाने के लिए बोलने लगी, लेकिन तुमने कहा कि तुम उसे साथ लेकर ही जाओगे और तुमने उसे अपनी गोद में उठा लिया और पुल को पार किया। पुल पार करते ही वो सब कुछ, वो आकृतियां, जैसे सब कुछ गायब हो गए। तुम दोनों एक दूसरे से कुछ और पूछते, तब तक वहां तुम्हारे दोस्त आ गए और तुम दोनों ने एक दूसरे को मुस्कुराकर बाय बोल दिया। बस तुम्हें पछतावा इस बात का है कि तुमने उस लड़की से कभी उसका नाम ही नहीं पूछा और कभी उसका शुक्रिया अदा ही नहीं कर सका। आर्यन, अब अपने वर्तमान में आ जाओ। मेरी बात सुन रहे हो ना? वापस आ जाओ। आप लोग इसे जागने से पहले इसे बेड पर लिटा दीजिए और बाहर चलिए। दीनदयाल ने वैसा ही किया और बाहर आकर तीनों लोग चाय पीने लगे। डॉक्टर साहब, आर्यन ठीक तो हो जाएगा ना? देखिए, ये बहुत ही कम काम करता है। ये कहानी बदलना मैंने पूरी कोशिश की, लेकिन जब तक वो नींद से नहीं जाग जाता तब तक हम कुछ कह नहीं सकते। बस भगवान पर भरोसा रखिए। मम्मी, पापा, आप लोगों ने जगाया भी नहीं। इतनी देर तक मैं सोता रहा। बहुत ज़ोर की भूख लग रही है, खाना दीजिए। अंकल नमस्ते, सॉरी मैंने आपको देखा नहीं। आर्यन ने अंगड़ाई लेते हुए कमरे से बाहर निकलते हुए कहा। अपने बेटे को सही सलामत देख दीनदयाल बहुत खुश हुए
और डॉक्टर का आभार व्यक्त किया, जिनकी वजह से आज आर्यन बिल्कुल ठीक हो गया। थोड़ी देर में आर्यन अंगड़ाई लेता हुआ कमरे से बाहर निकला और फिर वो कभी भी पहले जैसा नहीं हुआ। पर यह कहानी बदलना क्या सच में ये काम किया, ये किसी को भी समझ नहीं आया। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। रात के करीब 11 बज रहे थे। मैं रास्ते पर तेजी से अपने घर की ओर आगे बढ़े जा रहा था। दरअसल आज मुझे काम से निकलते हुए काफ़ी देर हो गई थी। ये दिवाली के कुछ दिन पहले की बात है, इसलिए दुकान पर कुछ ज़्यादा ही भीड़ थी और इसीलिए बस निकलने में देर हो गई। रास्ते पर मेरे अलावा दूर दूर तक और कोई भी शख्स नज़र नहीं आ रहा था। थोड़ी थोड़ी ठंड लग रही थी। मैं रास्ते पर तेज कदमों से आगे बढ़े जा रहा था। वो रास्ता जिस पर अभी मैं आगे बढ़ रहा था, ये वही रास्ता था जिस पर मैं हमेशा से ही आना जाना किया करता था। मगर आज पहली बार इतनी देर हो गई थी कि मुझे कहीं ना कहीं अब घबराहट सी हो रही थी। वैसे तो मैं शाम के 7 बजे तक ही इस रास्ते से होकर अपने घर चला जाता था। तब तो एक आध लोग भी बीच बीच में मिल जाते थे, मगर अब इस रास्ते पर मेरे अलावा सिर्फ अंधेरा ही था। अभी मैं आगे बढ़ ही रहा था कि तभी मेरी टॉर्च की रोशनी में नीचे ज़मीन पर मुझे कुछ पड़ा हुआ दिखा। दूर से तो साफ साफ समझ नहीं आ रहा था, मगर सामने रास्ते पर कुछ तो था। मैं चलते चलते उस चीज़ के करीब गया तो वहाँ पहुंचकर देखा कि वो एक प्यारी सी गुड़िया है जो रोड पर बेजान सी पड़ी हुई है, जैसे किसी ने फेंक दिया हो और कभी गाड़ी के नीचे आकर जैसे कुचल सी गई हो। मुझे पता नहीं क्या सूझा, हालांकि मैं ऐसा कभी करता नहीं हूँ, मगर मैंने वो गुड़िया उठाकर अपने साथ ले ली और फिर उसे हाथों में लेकर वापस से घर के रास्ते पर आगे बढ़ने लगा। मगर अब पता नहीं क्यों मेरे पैर मुझे अचानक ही कुछ भारी से लगने लग रहे थे। मेरा पूरा शरीर ही जैसे अब काफ़ी वज़नदार हो गया था। यहाँ तक कि मैं अपने पैर भी बहुत धीमे धीमे ही आगे बढ़ा पा रहा था। पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा था। मैंने उस गुड़िया को अभी भी अपने बगल में दबाए हुआ था और चलने की पूरी कोशिश कर रहा था। अभी मैं आगे बढ़ ही रहा था कि तभी मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरा पीठ और कंधा बहुत ही ज़ोर से दुख रहा है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अचानक ही ऐसा क्या हो गया, मगर तभी चलते चलते मुझे अपने कंधे के पास से नीचे लटकता हुआ मेरे पेट तक आता एक इंसानी पैर नज़र आया। मेरी सांसें इतनी तेज पहले कभी नहीं हुई थी। वो पैर जैसे बिल्कुल सफ़ेद सा था, जैसे कि उसमें खून ही ना हो। मैं समझ गया कुछ तो गड़बड़ है और अगर मैंने कोई भी चालाकी की तो मैं यहीं मारा जाऊंगा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं अब क्या करूं, क्योंकि मेरे कंधे पर कोई तो बैठा हुआ था और वो कोई इंसान नहीं हो सकता, ये तो पक्का था। तभी मैंने अपने बगल में दबाए हुए उस गुड़िया की तरफ देखा। वो गुड़िया जो कुछ देर पहले तक बिल्कुल प्यारी सी दिख रहे थे, अब बहुत ही खतरनाक सी दिखने लगी थी। उसकी दोनों आंखें बिल्कुल काली काली हो चुकी थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए। तभी मेरे दिमाग में एक ख्याल आया, हालांकि मैं पक्का नहीं था कि यह काम करेगा। मैंने तुरंत ही उस गुड़िया को अपने बगल से निकाला और फिर उसे
जंगल की तरफ फेंक दिया। मैंने जैसा ही ऐसे किया कि तभी मेरे कंधे का वो भार और वो पैर जैसे गायब सा हो गया। जिसके बाद मैंने आओ देखा ना ताओ, मैंने वहां से सीधे ही दौड़ लगा दी और भागते भागते सीधे अपने घर पर जाकर ही रुका। वो गुड़िया ही वो सबका जड़ थी जिसे मैंने फेंक दिया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियाँ। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई हों तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।